नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, अब तक आपने पाठ 7 तक अध्ययन किया। आइए अब हम काव्य 8 की ओर प्रस्थान करेंगे। काव्य 8, माँ कह एक कहानी। अब ये जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षक। कि किसी भी कहानी या उसके लिए हमें ऊपर एक नाम देना पड़ता है, तो उस शीर्षक, तो वैसे जैसे आप कहानी लेखन भी करते हैं, यहाँ भी देखिए माँ कह एक कहानी। माँ के बाद उद्गारवाचक चिन्ह है, कह एक कहानी, यानी माँ एक कहानी सुनाओ। पहले इसके रचयिता कौन है ये देख लें, उनका परिचय प्राप्त करें। मैथिली शरण गुप्त इनके कवि हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी, जो उत्तर प्रदेश में आया है। बचपन से ही वे कविता में खूब रुचि रखते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं को भारतीय जीवन समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का इसमें प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से वे एक थे। उनका मुख्य महाकाव्य साकेत है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयव्रतवध आदि इस काव्य की मुख्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। और अब आगे इस काव्य में वे क्या करना चाहते हैं, तो इसको संक्षेप में एक बार समझ ले, फिर आगे की ओर बढ़े। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति एक कहावत है, और इस कहावत के अनुसंधान में ही पूरे इस काव्य का संक्षेप है। तो देखिए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। अब गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा मित्रों। और संवाद शैली का मतलब आमने सामने बातचीत करना, यानी संवाद, एक दूसरे के साथ बात करना आमने सामने, उसको हम कहते हैं संवाद। और संवाद का विरोधी शब्द होता है विवाद। अब आगे देखिए, खड़ी, और इसमें संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के एक बचपन की पहले की घटना का उल्लेख है, जब गौतम बुद्ध छोटे थे, और जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। यानी यह इस सार में कवि कहना चाहते हैं कि मारने वाले से भी बचाने वाला ज्यादा विशेष होता है। और यह उक्ति यानी पंक्ति उनके गौतम बुद्ध के जीवन से हमें प्राप्त होती है। संवाद शैली यानी बातचीत की भाषा में इस काव्य को कवि ने आगे बढ़ाया है। और इसमें गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना, जब वे छोटे थे तब की वो घटना है, और उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। दोहराना यानी बार बार कहना, और जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। यानी यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध, उनके पुत्र का नाम राहुल, माँ यशोधरा, यानी गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो यशोधरा। और गौतम बुद्ध और यशोधरा का पुत्र था राहुल। तो यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। यानी यहाँ आप विचार करेंगे कि सिद्धार्थ कौन है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ ध्यान रखना मित्रों, उनके पुत्र का नाम राहुल था, माँ का नाम यशोधरा, और गौतम बुद्ध उनके पुत्र राहुल और माँ यशोधरा के संवाद का, उनके बारे में इस काव्य में आगे हम काव्य पंक्तियों के द्वारा मित्रों समझेंगे। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यानी बच्चा माँ से कहता है, बच्चा यानी सिद्धार्थ, राहुल कहता है कि मुझे बचपन की उनकी कहानी सुना। माँ कह एक कहानी, कहानी એટલે कथा, एक सारांश के रूप में उस पूरी बात को उस कहानी के रूप में समझा देना। तो माँ का एक कहानी, यहाँ विराम चिन्हों पर भी ध्यान दें मित्रों कि माँ
फिर निशान है, उसके पहले भी निशान है, क एक कहानी। तो इतने सारे विराम चिन्ह, कितनी बार आप विराम चिन्हों में गलतियां भी करते हैं, तो जिसके कारण तुम्हारे मार्क्स उसमें कम आते हैं और विराम चिन्हों में वाक्य रचना में मार्क कटता है। तो इसमें ध्यान रखना मित्रों, माँ क एक कहानी। पहली बात तो देखो दोहरा अवतरण चित्र है, सबसे पहले दोहरा अवतरण चित्र है, उसके बाद माँ, तो माँ के बाद भी उद्गारवाचक चिन्ह है, क एक कहानी, कहानी के बाद पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण, यानी कि जहाँ वाक्य पूर्ण होता है तो उसको वाक्य के अंत में भी दोहरा अवतरण को हम अवश्य करेंगे। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बच्चा माँ से कहता है, बच्चा यानी कौन, तो पुत्र राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन की घटना उसकी माँ जब उसके सामने कहती है, तो यहाँ उनके बचपन की घटना का माँ और बेटे का यहाँ पर भाषा के द्वारा समझाया गया है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ भी देखो विराम चिन्ह, बेटा के पहले डबल अवतरण चिन्ह। एक बात याद रखना कि कहे गए वाक्यों को दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं, और अगर कोई एक शब्द हमको जताना होता है तो उसमें हम इकहरा विराम चिन्ह करते हैं। तो कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी यानी दासी, तो कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की दासी। कह लेटी ही लेटी, यानी सोते सोते ही भले तुम मुझे कहानी सुना, लेकिन आज तुम मुझे उनकी कहानी सुना। तू है हठी मानधन मेरे। कह माँ कह लेटी ही लेटी, यानी माँ कहती है कि माँ तू लेटे ही लेटे कहती है, यानी सोए सोए ही मुझे बुला। लेटना यानी सोना। और उसको कहती है कि माँ कह एक कहानी, तू मुझे कहानी सुना, राजा था या रानी। और जब माँ कहती है कि तू अपने बेटे की कहानी मुझे सुना कि जो बचपन में उनके साथ घटना घटी थी, तो तू है हठी मानधन मेरे, यानी तू मुझसे मानने वाला नहीं है, तू बहुत हठी यानी जिद्दी, हट करने वाला। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन यानी बगीचा, तो उपवन में बगीचे में बड़े सवेरे सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात यानी पिता, तो तात यानी उनके पिता, भ्रमण करना यानी घूमना। और जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि एटे सुगंध और मनमानी यानी अपनी इच्छा के अनुसार। तो फिर से समझो, तू है हठी मानधन मेरे, कि तू मेरे लिए धन के समान है, और तू बेटा है तो मेरा धन है। और सुन उपवन में सवेरे बड़े सवेरे, यानी माँ उसकी बात को टाल नहीं पाती है और उसको फिर आगे कहती है कि सुन उपवन में, उपवन यानी बगीचा, बाग, उद्यान, तो उपवन में सवेरे सवेरे, तात का समानार्थी शब्द पिता, पिता और तात दोनों एक ही अर्थ है। तो तात भ्रमण करते थे तेरे, भ्रमण करना यानी घूमना। और जहाँ सुरभि मनमानी, यानी जहाँ सुगंध अपनी मन की इच्छा के अनुसार चारों तरफ फैलती थी, आज वो कहानी मुझे तू सुना। हाँ माँ यही कहानी। और वो बच्चा कहता है हाँ माँ यही कहानी मुझे सुननी है। आगे देखते हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। यानी वर्ण वर्ण यानी तरह तरह के अनेक रंग बिरंगे फूल खिले थे, फूल यानी पुष्प, और झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम यानी जैसे बर्फ की बूंदें होती है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रहते हैं और एक बूंदों के समान, तो हिम बिंदु झिले थे। यानी वर्ण वर्ण के फूल, जो फूल उपवन में जब वे सवेरे टहल रहे थे, तो उस समय के वातावरण का यहाँ का भी वर्णन कर रहे हैं कि उपवन यानी बगीचे का माहौल कैसा था। तो वर्ण वर्ण तरह तरह के वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। उन फूलों की पत्तियों के ऊपर हिम बिंदु यानी पानी की बूंदे, उस पर जैसे लगता है कि जैसे बर्फ की बूंदे हैं वैसे थे, और हल्के झोंके हिले मिले थे, और हवा के झोंके से वे थोड़े थोड़े पत्ते जब हिलते थे तो लहराता था पानी। यानी पत्ते पर ही इधर से उधर बूंदे भी लगता है उसके साथ हिलती है, तो लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, खग यानी पक्षी,
विहग, यानी जब पक्षी अपने अपने मीठे स्वरों में जब उड़ते हैं और वे गीत गाते हैं, सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा यानी अचानक, और एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खगशर से। बिद्ध यानी જેને તમે ગુજરાતીમાં કહો છો બિંદાવ, तीर वाग्યું હોય कोઈને तो આપણે कहिए છીએ कि बिंदाई गयो, तो हिंदी में उसको कहते हैं गिरा बिद्ध होकर खगशर से। खग यानी पक्षी, और हुई पक्ष की हानि। अब देखिए यहाँ तो एक होता है पक्ष यानी एक तरफ, और पक्ष का विरोधी होता है विपक्ष, लेकिन यहाँ पक्ष का अर्थ है पंख। ध्यान रखना मित्रों, हुई पक्ष की हानि, और पक्ष यानी उसकी हानि, पंख को नुकसान हुआ। यहाँ देखिए मित्रों, हानि शब्द उसकी सही जोड़नी होती है न के पहले, लेकिन यहाँ खड़ी बोली का शब्द होने के कारण यहाँ पर हानि में दीर्घई मात्रा आती है, इसलिए ध्यान रखना। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी, यानी उसको तीर से उसके पंख घायल हो गए, तो ये कहानी अब और भी करुणा भरी, यानी करुणा यानी दया बहुत मार भी किए और कहानी हो चली। चौक उन्होंने उसे उठाया। जब वो पक्षी शर लगने के कारण, बाण लगने के कारण जब वो जमीन पर गिरा, तो उस समय एक जो हंस था और चौक उन्होंने उसे उठाया। जब देखा कि मेरे आगे एक हंस आकर गिरा और उसको वह तीर से घायल था, तो उनको उस पर बहुत दया आई और चौक उन्होंने उसे उठाया, यानी वे चौंक गए कि आहा इतना सुंदर पक्षी और इसे किसने घायल किया। नया जन्म था उसने पाया, यानी उस पक्षी को, हंस को एक नया जीवन मिला कि सामने मारने वाला था उसने तो मारा, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहाँ पर यह उक्ति साबित होती है। आगे देखें तो इतने में आखेटक आ गए। जैसे ही उन्होंने हंस को उठाया, इतने में आखेटक यानी शिकारी, तो वो शिकारी अपने शिकार को खोजते खोजते आया और लक्ष्य सिद्धि का मानी। वो क्या मानता था कि मैंने इस पक्षी को मारकर गिराया है और इसलिए ये मेरा हक में है, और उन्होंने देखा कि वो हंस तो उनके पास है, तो आखेश तक अपनी लक्ष्य सिद्धि यानी लक्ष्य यानी ध्येय, उसने सोचा कि मैंने इसको मारा है इसलिए ये आहत पक्षी मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा करके और वो अपने लक्ष्य को मानकर उनके सामने आकर खड़ा होता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। अब यहाँ पर देखो मित्रों, दो गुण दिख रहे हैं कि कोमल कठिन, कि एक बचाना चाहता है और दूसरा उसको जिसने घायल किया है वो प्राप्त करना, वो मारना चाहता है, एक तरफ मारने वाला और दूसरी तरफ बचाने वाला। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत यानी घायल, कि जो घायल पक्षी था उसने वह मांगा, और मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे भक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने तो जो था खग भक्षी हट करने की ठानी, यानी जब वो अपना पक्षी मांगता है तो लेकिन तेरे तात, यानी तात का शब्द होता है यहाँ पर समानार्थी पिता, तो तेरे पिता उसके रक्षक थे, उनके सामने आकर गिरा था और इसलिए वे उसकी रक्षा करना चाहते, रक्षी यानी रक्षण करने वाला। तब उसने जो था खग भक्षी, खग यानी पक्षी और भक्षी यानी भक्षण करने वाला, तो रक्षक उसका विरोधी शब्द भी होता है भक्षक। तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी, हट यानी जिद, तो उसने जिद करने की, ठानना यानी किसी बात का निश्चय कर रहा, तो उसने जिद करने की ठानी कि नहीं ये मेरा पक्षी है, ये तो मुझे वापस करो। हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। यानी हुआ विवाद सदैव निर्दय में, देखो विवाद यानी एक दूसरे से लगातार लड़ाई के क्रम में बातचीत करना, कि एक उसके हकारात्मक जवाब दे रहा है तो दूसरे नकारात्मक जवाब में उसको शामिल कर रहा है। और उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों अपनी स्व विषय यानी अपने अपने विषय में, आग्रही यानी आग्रह रखने वाले,
शिकारी कहता था कि ये मेरा घायल पक्षी है, ये मुझे मिलना चाहिए। और यहाँ पर गौतम बुद्ध जो बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे, तो वे कहते हैं कि नहीं, ये मेरी शरण में आकर गिरा है तो इसको बचाना मेरा फर्ज। तो यहाँ मारने वाला और बचाने वाला, इसमें सदय और निर्दय विरोधी शब्द यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो गई बात तब न्यायालय में, न्यायालय यहाँ पर जहाँ पर न्याय मिलता है, ये शब्द समूह भी है मित्रों, कि जहाँ पर न्याय मिलता है तो न्यायालय, अथवा उसका दूसरा वाक्य शब्द देखे तो अदालत। तो गई बात तब न्यायालय में, अब न्यायालय में, अदालत में ये बात गई, सुनी सभी ने जान, यानी अब सबने सुनी और सबको इस बात की खबर भी हुई। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, यानी जब ये बात सबने सुनी तो ये व्यापक यानी विस्तार पूर्वक कहानी और भी आगे विस्तार पूर्वक बढ़ चली। व्यापक यानी फैल जाना। राहुल तू निर्णय कर इसका, अब माँ राहुल से कहती है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। अब राहुल से ही कहती है माँ कि माँ बेटा तू इसका निर्णय कर, निर्णय करना यानी फैसला करना, तू इसका निर्णय कर, न्याय पक्ष लेता है किसका, कि न्याय उसका विरोधी शब्द होता है अन्याय। तो न्याय किसका पक्ष लेता है, वो किसकी तरफ में बोलता है, सही की तरफ या गलत की तरफ। तो कह दे निर्भय जय हो जिसका, निर्भय यानी जिसे कोई भय नहीं है, जिसे कोई डर नहीं है, उसका एक अर्थ होता है निर्भय। जय हो जिसका, जय का समानार्थी शब्द जीत, जय हो जिसका यानी तू निर्भय होकर कर दे भले ही जिसकी भी जीत हो। सुन लू तेरी बानी, यहाँ भी देखो बानी, वाणी का खड़ी बोली का यहाँ रूप है बानी। तो शुद्ध रूप भी पूछा जा सकता है आपसे, तो बानी उसका शुद्ध रूप लिखे तो वाणी, ब की जगह पर व और न की जगह पर अण। आगे देखो, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कि माँ मेरी, मैं अपनी बोली में क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं कैसे इसका जवाब दूँ। तो माँ कहती है कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। यहाँ मित्रों ध्यान देना, कोई निरपराध, निरपराध शब्द का अर्थ होता है कि जिसने कोई भी अपराध ना किया हो, और निरपराध उसका विरोधी शब्द है अपराधी, यानी अपराध करने वाला और अपराध न करने वाला। तो कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, यानी अगर कोई जिसका कोई भी उसमें उसका दोष नहीं है तो भी उसको मारता है, तो रक्षक पर भक्षक को वारे, तो बचाने वाला क्यों ना उसे बचाए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहाँ फिर से ये उक्ति तुम्हें साबित दिखाई दे रही है कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य, अन्य यानी दूसरा कोई उसे क्यों बचा नहीं सकता है। यहाँ पर देखो प्रश्न चिन्ह है, रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी रक्षक पर, रक्षा करने वाला भक्षक करने वाले से बड़ा होता है, इसलिए रक्षक के बारे में सत्यता यहाँ पर दिखाई देती है। न्याय दया का दान, न्याय हमेशा किसका दान देता है, तो दया का, यानी जिसको न्याय मिलता है वो देखो कोर्ट कचहरी में तुम देखो कि सभी सही न्याय के लिए जाते हैं, और जब सबको न्याय मिलता है तो वो कितना खुश हो जाता है कि न्याय। अदालत में तुमने देखा होगा मित्रों कि जो मूर्ति है, न्याय की मूर्ति है, उसके आंखों पर देखो पट्टी बांधी जाती है, तो अदालत में सही फैसला जो होता है, तो न्याय दया का दान, यहाँ भी वही बात हो रही है कि उन दोनों में से कौन सही है। तो इसका उत्तर देखो कि कोई निरपराध को मारे तो दूसरा क्यों ना उसे बचाए, रक्षक को पर भक्षक को वारे, यानी भक्षक की हार और रक्षक की जीत होती है। न्याय दया का दान, न्याय क्या करता है, हमेशा सच्चाई पर चलता है और दया का दान देता है, वह गलत रास्ते पर नहीं जाता है न्याय, और हमेशा वहाँ भी अदालतों में भी सब अपनी आशा लेकर सत्यता साबित करने के लिए ही जाते हैं। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी, दानी यानी दान करने वाला, और एक दानी यानी दया का दान करने वाला। तो न्याय किसका उसके किसके पक्ष में रहता है, तो जहाँ सत्य है वहाँ न्याय है, और जहाँ झूठ है वहाँ अन्याय है। और इस प्रकार ये काव्य माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल को गौतम बुद्ध के बचपन के सिद्धार्थ जब उनका नाम था, तो ये कहानी बच्चा माँ से सुनता है और उसी के बारे में ये आखिर पूरे काव्य का भावार्थ आपने समझा। अब आइए थोड़े इसके अब हम शब्दार्थ की तो चर्चा मैंने कर ही दी है, और फिर से एक बार अगर आप चाहते हैं तो मैं इन शब्दार्थों की चर्चा आपसे कर रही हूँ। तो देखिए शब्द
तो तीर अथवा बाण, आखेटक यानी शिकारी, आहत तो घायल, उभय तो दोनों, भक्षक तो खाने वाला यानी भक्षण करने वाला, लक्ष्य यानी निशान, ध्येय, विद्ध यानी बिंधा हुआ। थोड़े विरोधी शब्द भी हैं यहाँ पर। सुगंध तो दुर्गंध, यहाँ मात्रा में भी मित्रों ध्यान रखना कि दुर्गंध र के ऊपर आधा र है तो बीच वाले शब्द के ऊपर जहाँ बोला जाता है उसके बाद वहाँ पर उसमें आप र का उपयोग करेंगे। दुर्गंध, सुगंध तो दुर्गंध, रक्षक यानी रक्षा करने वाला और भक्षक यानी मारने वाला, अपराधी अपराध करने वाला और निरपराधी यानी जो अपराध न करता हो, हानि तो लाभ, सद यानी अच्छे दिल वाला, निर्भय यानी बुरे दिल वाला, जन्म तो मृत्यु। और इस प्रकार इस व्याकरण के द्वारा पीडीएफ फाइल के द्वारा भी मैं आपको भेजूंगी और यहाँ गृह कार्य भी दिया गया है, उसे आप देख ले कि व्याकरणिक शब्दों का काव्य कंठस्थ नहीं है, लेकिन व्याकरणिक शब्दों का लेखन करके मुख पाठ कीजिए। यानी आपको काव्य एक बार कॉपी में लिखनी है और व्याकरण लिखकर उसको मुख पाठ करना है और उसमें भी सही जोड़ने का ध्यान आप अवश्य रखेंगे। और आइए अब इसका अभ्यास स्वाध्याय भी हम देख ले मित्रों कि काव्य अगर आप लिखेंगे तो पूरी काव्य एक बार आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में और शब्दार्थ भी उसी के साथ लिखेंगे। और अभ्यास में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको काव्य समझ में आ गई होगी, तो आप अपने से लिखने का प्रयत्न करेंगे और उसके बाद आगे हम फिर नए पाठ की ओर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।